सो वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ गुरुकुल कोचिंग क्लासेस। आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि फिजिक्स में अभी भी बच्चों को डर लग रहा है कि क्या आने वाला है और क्या हम पढ़े जो कि लास्ट मोमेंट में हमारे काम आए। तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कल के पेपर में आपको दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं और उनका वेटेज कितना है। फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 चैप्टर आ रहे हैं मेनली। कौन कौन से चैप्टर है बच्चों? सबसे पहले आपको पता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट। दूसरा चैप्टर जो है बच्चे वो है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। The third chapter is electricity, and the fourth chapter is magnetic effect of electric current. अब ये हमें पता लग गया कि ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन इसका वेटेज आपको पता होना चाहिए। वेटेज थोड़ा अलग अलग हो सकता है बच्चों, पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेनली जो सीबीएसई ने अलॉट किया है कि इस चैप्टर से इतना आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। थोड़ा क्या पता दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए या पहले वाले में थोड़ा कम हो जाए, वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन मेनली लाइट का जो वेटेज है बच्चों वो है 10 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों? 10। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ह्यूमन आई से आप सरप्राइजिंगली देखेंगे कि 2 नंबर का आएगा, बट ये ऊपर नीचे हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। इलेक्ट्रिसिटी जो डिफाइंड है बच्चे वो है 7 नंबर का, 7 मार्क्स, ओके। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे 6 मार्क्स का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किससे आ रहा है? लाइट से, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट में ह्यूमन आई, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 लाइट। लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? अगर ये टॉपिक्स आपने कर लिए, अभी भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी बुक खोल के पढ़ लेना। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, कल आपको 110% यहां से सवाल जरूर दिखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है बच्चे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है आपको। इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग केस है ना बच्चे, कि अगर फोकस में रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो कहां रखेगी, कहां इमेज बनेगी, राइट। और बिटवीन फोकस एंड पोल रखा तो कहां इमेज बनेगी। ये कॉनकेव मिरर के केस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में एक इंफिनिटी पे रखते हैं और एक कहां पे रखते हैं? बिटवीन, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, राइट। तो ये आपको केसेस पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप ड्रॉ करके देख लो। लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? मिरर की। लेंस में आपको क्या पढ़ना है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद आपको पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है बच्चे? मिरर फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल 110% आएगा। 110% मतलब श्योर शॉट है कि आने ही वाला है। तो क्या फॉर्मूला है बच्चे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होती है क्या? इमेज डिस्टेंस। u क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या होती है? फोकल लेंथ। कोई 2 चीजें भी गिवन रहेगी तो एक निकालनी पड़ेगी, राइट। जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी, फोकल लेंथ दे दी, तो आपको इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला में क्या होता है? -v/u is equal to h dash upon h. What is h dash? h dash is height of image. height of image, ना कि length. height of image upon height of object, है ना। जैसे कि 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और हाइट बनी इमेज की 18 सेंटीमीटर, तो h डैश की जगह कितना आ जाएगा? 18 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6, ऐसे। तो मैग्निफिकेशन ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला के बाद आपको पढ़ना है लेंस फॉर्मूला।
अगर आप लेंस के इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम होना ही चाहिए। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका? v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। वहां पे माइनस v/u था, यहां पे क्या है? v/u। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मींस यूजेस। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये चारों के आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए। ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इतना हो जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद बच्चे आपको जो पढ़ना है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी में आता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक लाइन का है, ये आपको पढ़ना है। sin upon sin r इज कांस्टेंट, राइट? दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आपको पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है बच्चे, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ना है बच्चे? पावर ऑफ लेंस। और इसकी यूनिट, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ। और यूनिट क्या होती है इसकी? डायोप्टर। क्या होती है बच्चे? डायोप्टर। तो ये आपको पढ़ना है। That's it from this chapter। ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपके 10 में से 8 नंबर पक्के हैं कल। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बुक खोल के आप पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। सो द चैप्टर नंबर 2 इज ह्यूमन आई। चैप्टर नंबर 2 इज ह्यूमन आई। यहां से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है वर्किंग एंड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। कहां से लाइट एंटर होती है, कहां पे इमेज बनती है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी मसल होती हैं, क्या होता है, राइट? तो ये आपको सब पढ़ना है डायग्राम के साथ ह्यूमन आई की, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है? सो वर्किंग एंड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कल के पेपर में। नेक्स्ट है बच्चे डिफेक्ट्स। सबके सब ये जरूर पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसायोपिया, ये तो हर साल क्वेश्चन यहां से आता है। और यूज और इसको कैसे करेक्ट करते हैं, कौन सा लेंस लगता है कौन से डिफेक्ट पे, ये आई के डिफेक्ट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक डिस्पर्जन। क्या पता होना चाहिए बच्चे आपको? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? और अगर इससे ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए स्कैटरिंग। ये अगर आपने पढ़ लिया तो दैट मीन्स आपका ये चैप्टर भी कवर हो गया। ठीक है? मोटे मोटे आपके अप्रोक्स 80% नंबर इस चैप्टर से भी आ जाएंगे अगर ये आपने ये 3-4 टॉपिक इससे पढ़ लिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और ये जरूर पढ़ के जाना। सबसे पहला आपको पढ़ के जाना है ओम्स लॉ। क्या पढ़ के जाना है बच्चे? ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। यही तो है ओम्स लॉ। ये आपको पढ़ के जाना है स्टेटमेंट फॉर्म में। क्या स्टेटमेंट है इसकी, राइट? ये पढ़ के जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे कि रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है किसका? कंडक्टर का। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। दोनों को कंबाइन कर दोगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ρ L/A। ये यहां से आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। शुरुआत इससे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा। किससे सर? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है। सीरीज में मतलब एक ही लाइन पे जब जुड़े रहते हैं,
यानी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनको बोलते हैं सीरीज। पैरेलल का मतलब जब रजिस्टर में करंट डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड, यहाँ पे अलग करंट, यहाँ पे अलग करंट और यहाँ पे अलग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ पे करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है सीरीज में, और पैरेलल में उल्टा होता है ना। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां यूज होता है, रॉड में, टोस्टर में, ओवन में, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। हीटर में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ना, H इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। जो भी हीट निकलती है, हीट डिसिपेट होती है, हीट लॉस होती है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम थ्रू व्हिच द करंट इज पासिंग थ्रू इट, राइट। तो यहां से जब इसको आप कंबाइन करोगे तो इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो पावर पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा, पावर। क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आता है कि अगर इतनी रेटिंग है, इतना पावर का है, इतने घंटे चलता है, महीने में इतने दिन चल रहा है, इतने रुपए एक यूनिट बिजली की कॉस्ट है, तो कितना खर्चा आएगा, कितना मंथली बिल आएगा। तो वो आपका एडिशनल एक टॉपिक है, जो आपकी इच्छा है आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी। लेकिन जो मैं यहां लिख रहा हूं ये तो कम से कम आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो पढ़ के ही जाना है। ओके, दैट्स इट। Now moving on to the last chapter, that is magnetic effect of electric current, ठीक है। यानी मैं इसको नाम देता हूं मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि ये कभी क्रॉस नहीं करती, नॉर्थ से साउथ पोल पे जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ आती है, तो क्लोज लूप बनाती है, दे नेवर क्रॉसेस ईच अदर, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जहां पे ज्यादा क्राउडेड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, जहां पे लेस क्राउडेड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। वो आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ऐसे होता है मैग्नेट, ऐसे जाता है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ऐसे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। तो ये हम पता लगाते थे किससे बच्चे, राइट हैंड थंब रूल से। किससे पता लगाते थे, राइट हैंड थंब रूल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आप ऐसे पकड़ें तो जो आपकी ये फिंगर्स कर्ल हो रखी हैं, कैसे कर्ल हो रखी है बच्चे, चारों उंगलियां ऐसे, यानी कि कैसे कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो ये क्या है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जबकि ये जो थंब है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो फिंगर कर्ल्स हो रखी थी वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर करंट मैग्नेटिज्म इन अ सर्कुलर लूप, यानी जितने लूप होंगे उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। एक लूप तो एक टाइम, दो लूप तो 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, 3 लूप है तो 3 टाइम्स, यानी जितने भी टाइम्स होंगे, n लूप है तो n टाइम्स हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या पता होना चाहिए बच्चे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक इससे ऑलरेडी कट हो चुके हैं। जैसे सेक्शन हो गया, है ना, मोटर हो गया, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हट चुके हैं, डिलीटेड हैं। तो यहां से अब क्वेश्चन बनने के आसार बहुत ज्यादा होंगे।
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, वो है सोलेनॉइड। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में क्या खासियत होती है, परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट बनता है क्या, ये सब आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड, ये आपको पढ़ के जाना है। ओके, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच्चे यहां से आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको फ्यूज, वर्किंग ऑफ अ फ्यूज। क्या पढ़ना है? वर्किंग ऑफ अ फ्यूज। कौन सी वायर होती है, उस पे जो रेटिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, वो वायर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है ना। और इस तरीके से आपका घर या ऑफिस या कोई भी वर्किंग जगह जो भी है वहां पे आग लगने से बच जाती है, एक्सीडेंट होने से बच जाता है ना। तो यही आपको पढ़ना है वर्किंग ऑफ फ्यूज में। फिर आपको पता करना है टाइप्स ऑफ वायर। टाइप्स ऑफ वायर कितनी होती है बच्चे? 3। कौन कौन सी? न्यूट्रल वायर, लाइव वायर एंड अर्थ वायर। ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्यूज वायर कौन से वायर से कनेक्ट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए तीनों में से। तो ये चीजें आपको पढ़ के जानी है एंड आप गुड टू गो हैं अब, राइट? यू आर गुड टू गो इन दी एग्जाम। इसमें से 25 नंबर का फिजिक्स आएगा। अगर ये टॉपिक्स आपने कर लिए तो 20 नंबर मिनिमम आपके आने ही आने हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं। ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताए मैंने, एक दिन के लिए आसानी से हो सकता है 2-3 घंटे में, अगर आप स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट वे में इसको पढ़ें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मेहनत कीजिए और स्मार्ट वे में प्रिपरेशन कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।